कक्षा 11 और 12 के प्रिय बच्चों नमस्कार। मैं आज आपके सामने लौकिक संस्कृत साहित्य में महाकाव्य के बाद यानी पद्य महाकाव्य के बाद गद्य महाकाव्यों की चर्चा करने वाला हूं, फिर नाटक की चर्चा करने वाला हूं। जैसे कि आपको पता है, पद्य जितने भी प्राचीन काल के साहित्य हैं या जितने धर्म ग्रंथ हैं सभी पद्यों में रचित हैं। पद्यों में रचित होने के पीछे यह थी संभावना कि वह ज्यादा देर तक याद रखी जा सके, लेकिन जब हम किसी चीज को गद्य में लिखते हैं तो वह देर तक याद नहीं रख पाते हैं। गद्य लिखना हो सकता है प्राचीन काल में अति कठिन काम रहा हो, और इसलिए प्रारंभिक और बाद के या आज के लेखक भी यही कहते हैं, गद्य काव्य की कसौटी है। गद्यम कवीनाम निकषम वदंती। गद्य कवि की कसौटी है और इस कसौटी पर चलना सबके लिए सरल काम नहीं है। तो हम गद्य कहते हैं। गद्य में क्या चीज विशेषता होती है कि गद्य छंद रहित होता है। यह आपको अच्छी तरह से याद रखना है, गद्यम छंद रहितम। तो इस बात को याद रखना पड़ेगा कि छंद से रहित है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, पद्य छंद युक्त होता है, छंदोबद्ध होता है, और यह छंदोबद्ध नहीं होता। तो जब हम ये प्रारंभ करते हैं तो हम कहां से प्रारंभ करें? लौकिक संस्कृत साहित्य में गद्य कहां से आया? तो इसके लिए हमें यही कहना पड़ेगा कि वैदिक संस्कृत साहित्य में यानी कि यजुर्वेद में, अथर्ववेद में हमें गद्य के अनेक पैराग्राफ मिलते हैं। गद्य के लेखन की प्रारंभ, संरचना, संकल्पना यजुर्वेद में और अथर्ववेद में हमें दिखाई पड़ता है। और ऐसे कई सारे मंत्र है तो गद्य में, लेकिन बाद में उसको लय और युति के साथ हम गा भी सकते हैं, लेकिन मूलतः गद्य में। जब हमने इनके गद्यों को देखा तो इसके बाद वेदों के बाद जो हमारा दूसरा काल आया, ब्राह्मण काल। ब्राह्मण काल से तात्पर्य क्या था? मंत्रों की व्याख्यान की एक नई परंपरा, और ब्राह्मण ग्रंथों में गद्य की रचना हमें दिखाई देती है। जगह जगह सभी ब्राह्मण ग्रंथ गद्यात्मक हैं, गद्य के रूप में हमें दिखाई देते हैं, गद्य के रूप में मिलते हैं। नंबर 3 है आरण्यक ग्रंथ। यह भी जो है गद्य में पाए जाते हैं। उपनिषद, इसमें भी बहुत सारा हिस्सा गद्यात्मक है, गद्य में प्राप्त है, हमें मिलते हैं। यही बात है कि इसके बाद हम वैदिक साहित्य के बाद वेदांग को देखते हैं। तो वेदांग में हम कहां से प्रारंभ करते हैं? वेदांग का प्रारंभ है शिक्षा। उपनिषद की शिक्षा वल्ली से हम लेते हैं। वेदांग का प्रारंभ होता है कल्प। कल्प में सारे के सारे सूत्र ग्रंथ हैं। सूत्रों में गद्य की चर्चा हम नहीं कर सकते या करना चाहते। इसके अतिरिक्त है गद्य की साहित्य का जब विश्लेषण प्रारंभ हुआ और वह व्याकरण की तरफ बढ़ा, तो व्याकरण का महाभाष्य देखिए, गद्य है। इसके अतिरिक्त व्याकरण के बाद निरुक्त है। निरुक्त में भी बहुत ज्यादा गद्य का प्रभाव दिखाई देता है। महाभाष्य जहां गद्यात्मक शैली में है और गद्य ऐसे सरल गद्य के तौर पर प्रस्तुति दी गई है कि पढ़ने वालों को लगता है कि इतना सरल गद्य भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त जब हम आगे बढ़ते हैं कात्यायन के लिए, तो कात्यायन की तरफ, जैसे कि मैंने व्याकरण का, निरुक्त का उदाहरण दिया, जब हम कात्यायन की तरफ बढ़ते हैं तो कात्यायन ने चारुमती का उल्लेख किया है। महाभाष्यकार है पतंजलि, और महाभाष्यकार पतंजलि भी कुछ लेखकों का नाम गिनाते हैं, और वासव दत्ता, सुमनोरमा और भैमरथी,
इनकी चर्चा करते हुए भी दिखाई देते हैं। तात्पर्य है कि महाकवि, महान वैयाकरण पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने वासवदत्ता, सुमनोरमा, भैमरथी इनको पलट करके अच्छी तरह से देखा है और उसके विषय में हमें अन्य कुछ भी जानकारी मिलती है। वह किस तरह से मिलती है, तो हम और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। जब हम और आगे बढ़ते हैं, नाटकों में देखते हैं, तो नाटकों में गद्य का प्रभाव दिखाई देता है। हम इसके अतिरिक्त ये देखते हैं कि चंपू काव्य देखते हैं। हम चंपू काव्य की भी यहाँ चर्चा करेंगे। गद्य पद्यमयम काव्यम चंपू इत्यभिधीयते, वहां पर भी गद्य शैली दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त यदि हम और इतिहास की तरफ देखना चाहें, तो हरिसेन का शिलालेख दिखाई देता है, प्रयाग प्रशस्ति। और प्रयाग प्रशस्ति के बाद भी हम 150 ईस्वी में की ये बात कर रहे हैं। और यदि हम समुद्र गुप्त और रुद्र दामन का शिलालेखों को देखें, तो वह भी हमें गद्य की शैली दिखाई देती है। यह है शिलालेख। और शिलालेख में जैसे कि मैंने इन सब चीजों को कहा, तो हम इन सब चीजों को क्या कहेंगे? एक वैदिक गद्य। हमने वैदिक गद्य की जैसे चर्चा की, उसी तरह से शिलालेख हैं। हमने अभी रुद्रदामन के शिलालेख की बात की, तो शिलालेख पर भी जो हमें गद्य मिलते हैं, हम उस गद्य का एक वानगी आपके सामने छोटा सा उदाहरण देते हैं कि क्या कुछ लिखा है। सर्व पृथ्वी विजय जनितो उदय व्याप्त निखिलावल अवनीतलाम कीर्तिमित त्रिदशपति भवन गमना व्याप्त ललित सुख विचार विचरणामाम आचक्षान इव भुवो बहुरयम उच्छ्रित स्तंभ। तो इस तरह से जो है शिलालेख है, यह शिलालेख ये बताता है कि गद्य का एक प्रकार शिलालेख भी होता है। और उस तरह से जब हम शिलालेख की तरफ बढ़ते हैं, तो उसके बाद शास्त्रीय गद्य आता है। शास्त्रीय गद्य में शास्त्र चर्चा है। आप शास्त्रीय गद्य में देखेंगे पतंजलि का महाभाष्य देखेंगे, या पतंजलि का व्यास भाष्य देखेंगे योग दर्शन पर, तो वो शास्त्रीय गद्य कहलाता है। और इसके अतिरिक्त हम कुछ और शैली की चर्चा करेंगे शास्त्रीय गद्य के बाद। वार्तालाप शैली में गद्य, ऐसे गद्य है जो है तो गद्य लेकिन वार्तालाप शैली में है। हम सब जो है संवाद पढ़ते हैं, वार्तालाप शैली है और वो गद्य ही है। और इसके अलावा भी एक और प्रकार हम ढूंढ सकते हैं, और वह यह होगा कि काव्यात्मक गद्य। काव्यात्मक गद्य जो है काव्य में प्राप्त होगा। हमने इस तरह से 4-5 कैटेगरी ढूंढी और इन कव्यों, गद्यात्मक पद्यात्मक, इन गद्यों को देख रहे हैं। अब हम इनकी चर्चा करते हैं कि ये जो गद्य है, गद्य को हम कितने हिस्से में डिवाइड कर सकते, बांट सकते हैं। तो गद्य को बांटने के लिए हमें यह करना पड़ेगा कि गद्य को हम 4 हिस्से में बांटेंगे। नंबर 1 होगा मुक्तक। मुक्तक समास रहित होगा। नंबर 2 होगा मुक्तक के बाद वृत्तगंधी। इस वृत्तगंधी में समास का जो है लघु रूप होगा और छंदोबद्ध होगा, लय युक्त होगा। लघु रूप, छंदोबद्ध
लय युक्त। हमें इन चीजों को यहां से अभी से क्लियर होना चाहिए कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं वह हमारी स्पष्टता के साथ है नहीं, है या नहीं। तीसरा है उत्कलिका प्राय। उत्कलित का प्राय में दीर्घ समास होगा, यह हमें इस चीज को ख्याल में रखना है। लंबे समास का प्रयोग होगा। आप देखेंगे कि बाणभट्ट के कादंबरी में 10-10, 15-15 पेज तक एक ही वाक्य चल रहा है, समास ही समास से भरा हुआ। ऐसा सुबंधु में भी आपको दिखाई देगा कि 15-15, 20-20 पेज तक एक ही पैराग्राफ मिल रहा है, एक ही शब्द मिल रहा है। और इसके अतिरिक्त चौथा एक और प्रकार है जिसको हम कहते हैं चूर्णक। इस चूर्णक के अंदर अल्प समास होगा, इसमें समास का बहुत कम प्रयोग होगा। हमने देखा समास रहित, छंद युक्त, दीर्घ समास और अल्प समास। जब हम इस तरह से काव्यों को देखेंगे, काव्यों का वर्गीकृत करेंगे, वृत्तगंधी को देखेंगे, मुक्तक को देखेंगे, उत्कलिका प्राय को देखेंगे, चूर्णक को देखेंगे, तब हम गद्य के अन्य विधाओं की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जब हम गद्य की विधाओं की तरफ बढ़ेंगे तो हमें यह देखना होगा गद्य किस किस तरह से लिखा जाता है। तो गद्य को जो लिखने का ढंग होगा, तो हम गद्य जो लिखते हैं वह ये है, दो तरह के साहित्य हमारे सामने उपलब्ध होगा, कथा, आख्यायिका। उदाहरण के लिए मैं हर्षचरितम का, यहां हर्ष का, बाणभट्ट का उदाहरण देता हूं। कादंबरी ये कथा साहित्य है, और बाण की ही दूसरी रचना है हर्षचरितम, ये आख्यायिका है। हमें पता कैसे चलेगा कि ये आख्यायिका क्या है और कथा क्या है? तो हमें इन चीजों को देखने के लिए कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा, और वो कुछ चीज क्या है? यह होगा कवि कल्पित। और यह होगा ऐतिहासिक। कवि कल्पितम ऐतिहासिकम, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कवि कल्पितम ऐतिहासिकम च द्वे विधि, दो विधाएं होंगी। और इसके साथ इसमें क्या होगा? इसका जो आरंभ होगा पद्य से होगा। आरंभ कवि कल्पित होगा, आरंभ पद्य से होगा। इसको आरंभ में पद्य से रखा। इसके अलावा और क्या चीज होगा? सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा। इन चीजों को ध्यान में रखेंगे और इसके बाद कवि अपना परिचय देना शुरू करेंगे। कवि अपना परिचय देते हैं, और जो परिचय देंगे कवि, वह कवि का जो परिचय होगा वह भी एक खास अंदाज में होगा और पद्य में ही होगा। यहां पर जो चीज हमने देखा, जैसे एक में हमने ये देखा कवि कल्पित और ऐतिहासिक, दूसरा जो होगा इसका आरंभ होगा कवि परिचय से सीधा शुरू होगा, कवि परिचय, और ये गद्य में होगा। कवि परिचय होगा, कवि परिचय को भी हम गद्य में ही लिखने की कोशिश करेंगे। और इसके अतिरिक्त इसका आरंभ के बाद मैं यहां ये कहूंगा कवि प्रशंसा आदि होगी। कवि प्रशंसा के साथ हम यहां पर तीसरा चीज और जोड़ेंगे, इसमें वर्गीकरण जो होगा उच्छ्वास, आश्वास
निश्वास इनमें होगा। और इसकी खास विशेषता क्या है? कवि परिचय के बाद यहां पर कवि परिचय होगा। तीसरे नंबर पर आएंगे कवि परिचय के बाद जब हम मुख्य कथा की तरफ जाएंगे तो मुख्य कथा की तरफ जाने से पहले हम ये कहेंगे अवान्तर घटना से मुख्य कथा की तरफ जाएंगे और यहां पर होगा हम सीधे मुख्य कथा की तरफ पहुंच जाएंगे। हम यहां पर सीधा मुख्य कथा की तरफ बढ़ जाते हैं और इसके खास विशेषता क्या है कि खास विशेषता यह है कि कवि यहां पर है, यहां पर ऐसा सर्ग आदि कुछ होगा नहीं, लेकिन यहां पर जो चीजें होगी कवि परिचय के बाद जो मुख्य कथा हमने ये बता दिया और ये बताएंगे नायक चरित्र चित्रण। कवि नायक चरित्र चित्रण शुरू करेगा। जब हम यहाँ पर नायक के द्वारा कवि चरित्र चित्रण देखेंगे उसके बाद हम खास चीज और क्या देखेंगे कि वक्त्र उपवक्त्र छंदों का प्रयोग करेंगे। यहां पर 5 नंबर पर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि यहां पर 6 नंबर पर मैं देता हूं भाषा को हम देखेंगे। यहां पर प्राकृत भाषा का भी प्रयोग देखेंगे और यहां पर सीधे संस्कृत भाषा देखेंगे। तो इस तरह से जो है हम इस चीज में देखते हैं अंतर, कथा में और आख्यायिका में अंतर क्या है। और जैसे कि मैंने कहा कि कहीं पर श्लेष है, श्लेष जनक है, कहीं पर शब्दों की भरमार है, शब्द बाहुल्य है। आप जो देखते हैं, सुनते हैं, कहते हैं शब्द का वर्गीकरण, तो आप जो शब्दों का वर्गीकरण लेते हैं एक अर्थ के आधार पर और एक श्लेष के आधार पर, तो श्लेषात्मक शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग मिलेगा। गद्यम कविनाम निकषम वदंती, गद्य कवि की कसौटी है। ये कवि की कसौटी हमने इतनी सारी चीजों को आपके सामने रखा। अब मैं जब ये बात करूं तो हमारे सामने बहुत ऐतिहासिक दृश्यों को आपके सामने रखा और ऐतिहासिक दृश्य को जब हम सामने रखते हैं तो नंबर 1 आता है सुबंधु, बाण भट्ट और दंडी। यदि हम काल निर्णय की बात करें तो हम ये कह सकते हैं सब के सब 6ठी शताब्दी के कवि हैं, या ये कह सकते हैं 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध के कवि हैं। 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 6ठी शताब्दी तक ये सारे के सारे कवि आ जाते हैं। यहां इसी चीज को मैं प्रयोग के तौर पर कहना चाहूंगा कि वो कैसे आपको पता चलेगा। तो एक लेखक है, एक रचना है जहां जिसके लिए प्रयोग करते हैं अतिद्वयी। ये अतिद्वयी क्या है? जो अति की तरफ ले जाता है। द्वयी 2 रचना है और वो 2 रचना है, एक बृहत कथा गुणाढ्य की और दूसरी सुबंधु की वासव दत्ता।
ये दोनों कथाएं जो है अतिद्वयी में प्रयोग किया जाता है और ये जो है प्रयोग हो चुका था 6ठी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी की शुरुआत में। तो हम इसको किस माध्यम से पुष्ट करें? तो सबसे पहले पुष्टि का सबसे बड़ा स्रोत हमारे सामने ये है बाणभट्ट, और बाणभट्ट की मैंने रचना जैसे बताई वह था हर्षचरितम, और हर्षचरितम में बाणभट्ट स्वयं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सुबंधु के लिए लिखते हैं, और वो ये लिखते हैं कवि नाम कवि नाम अगलत दर्पम नूनम दर्पह नूनम वासव दत्तया। कवियों की जो कवि श्रेणी थे उनके दर्प को, अभिमान को चकनाचूर कर दिया था वासव दत्ता ने। ये किसने लिखा? बाणभट्ट ने लिखा था। जब बाणभट्ट लिख रहे हैं तो बाणभट्ट से स्वाभाविक है कि सुबंधु प्राचीन है, और इसके प्राचीनता के बाद जो है बाणभट्ट स्वयं अतिद्वयी की शब्द का प्रयोग करते हैं। तात्पर्य है कि वो गुणाढ्य की चर्चा करते हैं, वासव दत्ता की चर्चा करते हैं, और गुणाढ्य के बृहत कथा से ही तो कादंबरी की शुरुआत करते हैं। वहां से कादंबर कहानी ली गई है, प्राकृत भाषा से कथा लेकर के संस्कृत भाषा में प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त हम एक और चीज जोड़ते हैं, कविराज है जो कि 1200 में हुए हैं, और मंख नाम के जो कवि हैं वो 1150 में हुए हैं। ये दोनों भी कहते हैं कि सुबंधु महाकवि बाणभट्ट से पहले के कवि हैं। तो मैंने आपके सामने ये चीजें रखी कि कैसे सुबंधु बाणभट्ट से पहले है। मैंने सुबंधु को पहले लिखा तो क्यों लिखा, और सुबंधु के विषय में जो ये पंक्तियां उच्चारित की बाणभट्ट ने वो क्या की, और मंख और क्या कविराज और मंख क्या कहना चाहते हैं। अतिद्वयी के माध्यम से वासव दत्ता और गुणाढ्य को कैसे याद किया जा रहा है, और वो भी कौन? महाकवि बाणभट्ट। हम बाणभट्ट की भी चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो बाणभट्ट की चर्चा करने से पहले एक चीज हमें यह देखना होगा कि पहले हम वासव दत्ता को ही लेकर चलते हैं। वासव दत्ता की एकमात्र रचना है, तो सुबंधु की एकमात्र रचना है वासव दत्तम। वासव दत्तम की कहानी क्या है? वासव दत्तम की कहानी बहुत सरल है, बहुत छोटी सी कहानी है, और कहानी कुछ इस तरह से है। एक राजा थे नाम चिंतामणि, और चिंतामणि के पुत्र का नाम कंदर्पकेतु। कंदर्पकेतु एक दिन स्वप्न में एक सुंदरी को देखते हैं, और उसके बाद उसको खोजने के लिए चल पड़ते हैं। उसका एक साथी है मकरंद, और मकरंद की सहायता से वह विंध्याटवी के जंगलों में भटकते हैं, खोजने के लिए चलते हैं। और विंध्याटवी में भटकते भटकते थकने के बाद एक पेड़ के नीचे जब बैठे हुए थे तो उसको 2 पक्षियों के द्वारा बातचीत करते हुए सुनाई पड़ता है। और वो क्या बातचीत करते हैं? बातचीत ये होती है कि वह जो नायिका है जिसे कंदर्पकेतु ने स्वप्न में देखा था वह बहुत खूबसूरत है, उसका नाम वासव दत्ता है, और उसको खोजने के लिए सागरिका चल पड़ी है। इस तरह से जब उसके विषय में जानकारी मिलती है तो दोनों पक्षियों के सहारे वे पाटलिपुत्र पहुंचते हैं। पाटलिपुत्र के राजा विष्णुवर्धन या ऐसे ही कुछ विष्णुवर्धन वर्मा या ऐसे ही कुछ नाम है कि उसके पास जब वो वहां पर पहुंचते हैं, और उसके बाद उसी दौरान वासव दत्ता ने भी स्वप्न में कंदर्पकेतु को देखा और उसका प्रेम जाग गया। ऐसी स्थिति में उसके पिता ने विद्याधर से वासव दत्ता की विवाह करने की सोची। और विद्याधर, आप जानते हैं कि विद्याधर लोग जो होते हैं वो किस कैटेगरी के हैं? वे जादू के माध्यम से जादू का घोड़ा तैयार करते हैं और वो वहां से भाग जाते हैं, यानी कि वासव दत्ता को विद्याधर लेकर चले जाते हैं।
लेकिन स्थिति क्या होती है? स्थिति ये होती है कि वे भी विंध्याटवी में भटक जाते हैं और भटकने के बाद किरात समूहों ने उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद किरात ने उनसे विवाह करने की बातें सोची, योजना बनाई और उसके बाद किरातों में 2 ग्रुप बन गया और दोनों ग्रुप आपस में युद्ध करने लग गए और मौका देखकर वासवदत्ता वहां से भाग निकलती है और भागते हुए वह एक आश्रम पहुंचती है और वह आश्रम जाबाली का आश्रम है। वहां पर स्त्री का प्रवेश निषेध था और इसलिए वासवदत्ता वहां पर पहुंचते हैं पत्थर में बदल जाती है। इधर कंदर्प केतु खोजते खोजते उसी आश्रम में जा पहुंचते हैं और उस आश्रम में पहुंचने के बाद उसने क्या पाया कि अचानक उसका पैर उस पत्थर से टकरा गया और पत्थर वासवदत्ता के रूप में सामने प्रकट हो गई। यही छोटी सी कथा है। इसी छोटी सी कथा को इतना विस्तार के साथ लिखा गया है सुबंधु ने, और सुबंधु की प्रसिद्धि यही है कि वो कथा में शब्द का नियोजन करने में, श्लेष करने में, श्लेष दिखाने के मामले में वे बहुत आगे हैं। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं कि उसकी विदग्धता, उसकी चतुराई, उसके भावना को उन्होंने जो कुछ लिखा है वे भावना के साथ नहीं जुड़ पाते हैं, फिर भी हम यही कहेंगे कि वे बंधु अपने लिए ही प्रयोग करते हैं प्रत्यक्ष श्लेषमय प्रबंध विन्यास वैदग्ध्य निधि, यानी कि वह प्रत्यक्ष श्लेष निर्माण करने में इतने कुशल हैं, इतने निपुण हैं कि एक छोटी सी कथा को एक काव्य का स्वरूप दिया। मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि वो माला दीपक में किस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हैं और वो शब्द श्लोक, ये देखिए, एक शब्द को देखिए कि किस तरह से दंड, कोदंड, शर, शराहा, इस तरह के शब्दों का जो प्रयोग किया है उस चीज को आप चित्रात्मक शैली में ऐसा लगेगा जैसे कवि ने चित्र प्रस्तुत किया है, उसको देखिए। तो मैं आपके सामने जो एक उदाहरण रख रहा था वह किस तरह का है। यस्य च स्मर भुवि भुज दंडेन कोदंडम कोदंडेन शराहा सरैर अरिशिरः भूमंडलम भूमंडलेन अनुभूत पूर्वो नायक नायकेन कीर्ति कीर्त्या च सप्त सागरा सागरैश्च कृत युगादि राजचरित स्मरणम स्मरणेन स्थैर्यम स्थैर्येन प्रतिक्षणम आश्चर्यम आसादितम। ये एक माला दीपक का उदाहरण है और यदि हम उसके मर्म भेदक शब्दों को देखें किस तरह से है तो इस तरह से लिखा है, उदाहरण दिया है कुछ। हृदय विलिखितमिव उत्कीर्णमिव प्रत्युक्तमिव कीलितमिव निगलितमिव वज्र लेप घटितमिव अस्थि पंजर प्रविष्टमिव मर्मांत स्थिरमिव और कंदर्प मन्यमानः कंदर्प केतुम मन्यमानः, इस तरह की पंक्तियों का प्रयोग किया है। और इस तरह की पंक्ति का जब प्रयोग करते हैं तो इससे यह पता चलता है कि उनकी शैली की उदात्तता क्या है। शैली के साथ साथ मैं यदि उनको इस तरह से प्रयोग करूं कि उन्होंने अष्टाध्यायी को भी यह बताने की कोशिश की कि जो वासवदत्ता है वासवदत्तम में वासवदत्ता है, वासवदत्ता ने अपने पैरों को रंगा है। पैर किससे रंगते हैं? आलते से। और उदाहरण वो क्या देते हैं? अष्टाध्यायी का उदाहरण देते हैं, तेन रक्तम रागात। तात्पर्य क्या है? वो ये कहते हैं अष्टाध्यायी भी रक्तपदी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने छंद शास्त्र के माध्यम से उसके शरीर की तुलना की तनुमध्या से जब वो शरीर की तुलना करते हैं तो वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि उसकी
राजकुमारी या वासवदत्ता तनुमध्या है, जैसे कि छंद शास्त्र का भ्राजमान तनुमध्या। तो छंदों से कहीं कहीं व्याकरण से उनकी तुलना करते हैं, उपनिषद से तुलना करते हैं, उपनिषद में ब्रह्मानंद से उसकी तुलना करते हैं। हम जब साहित्य को पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं ब्रह्मानंद सहोदर, और वो ब्रह्मानंद से ही स्वयं तुलना कर बैठते हैं। तो इस तरह से महाकवि वासवदत्ता की स्थिति है, और वासवदत्ता को लोगों ने इस तरह से देखने की कोशिश की है। बहुत खूबसूरत मंदिर के भित्ति को अलंकरणों से, शब्दालंकार के रंग से इतना सजा दिया गया है कि मंदिर ही दिखाई नहीं पड़ता। मैं इस विषय में इतना ही कहूंगा। तो अब हम बाणभट्ट की तरफ चलते हैं, और बाणभट्ट के विषय में हम ये कहेंगे, ये हर्ष चरितम के लेखक हैं, और हर्ष चरितम, हर्ष राजा थे 607 से 648 तक रहे। इन्होंने हर्ष चरितम में क्या लिखा है, ये इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। बाण ने सारे संसार को उच्छिष्ट कर दिया है, बाण ने सारे संसार को जूठा कर दिया है। ये इसकी स्थिति है, ये इसकी पदावली है। जैसे कि महाकवि माघ के लिए कहा गया था, नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते। 9 सर्ग पहुंचते पहुंचते माघ में अब कोई नया शब्द नहीं मिलता। श्री हर्ष के विषय में ये कहावत प्रचलित हुई, विद्वदौषधम नैषधम विद्वदौषधम। बाणभट्ट के से पहले सुबंधु के विषय में हमने ये पढ़ा, तो हम ये कहते हैं बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। इस सारे संसार की शब्दावली को बाण ने जूठा कर दिया है। तो हम थोड़ा सा बाणभट्ट के कवि परिचय की तरफ जाएंगे। तो वह बाणभट्ट थे कौन? तो हम यही कहेंगे कि बाणभट्ट के पूर्वज कुबेर थे। कोई रहे होंगे कुबेर। वे यजुर्वेद और सामवेद के मंत्र पाठ कराते थे, और सामवेद का यजुर्वेद का मंत्र पाठ कराते हुए वो यही दिखाई देते हैं कि जब वो मंत्र पाठ करते हैं, जो उनके यहाँ शिक्षाध्यायी मंत्र पाठ करने आते हैं और मंत्रों को अशुद्ध बोलते हैं, तो तोता मैना उसके दरवाजे पर जो बैठे हुए हैं वो कहते हैं यहाँ ये गलत बोला है, इसको ऐसा बोलिए। तो ये उनकी कबीर की ख्याति है, कुबेर की प्रसिद्धि ख्याति है। उन्हीं के वंश में, यानी कि ये जो वंश है इनका वात्स्यायन, ब्राह्मण का वात्स्यायन, वात्स्यायन का मतलब है वत्स गोत्र से थे। और इनके पिता का नाम और माता का नाम मैं यहां लिख रहा हूं। प्रीतिकूट गांव में पैदा हुए थे। ये प्रीतिकूट गांव की चर्चा की गई है, और सोन गंगा की चर्चा की गई है कि सोन गंगा, जैसे कि हम सोनभद्रा और सोन नदी की बात करते हैं, तो वो वहीं कहीं सोन गंगा के आसपास से प्रीतिकूट गांव से आए थे। और उसके पिता का नाम और माता का नाम मैं यहाँ पर दे रहा हूं, वो ये है कि चित्रभानु और राजदेवी। राजदेवी जब वो बहुत छोटे थे, यानी बाल्यकाल में थे, तभी गुजर गई थी, देहांत हो गया था। और चित्रभानु लगभग जब तक बाणभट्ट 14 वर्ष के हुए उस समय तक वो जीवित थे। और उसके बाद उनको, यदि आप देखें बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो वहां पर एक शब्द का प्रयोग किया कि वह एक आवारा सांड की तरह हो गया, इसलिए उसको बंड कहा गया, और बंड शब्द ही बाण के रूप में प्रयोग हुआ। इसकी प्रसिद्धि में मैं आपके सामने जैसे एक शब्द प्रयोग किया था, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, और मैं आगे यही कहूंगा कि उनके लिए कवियों ने ये कहा है, बाणस्तु पंचानन। संस्कृत साहित्य में यदि कहीं शेर है तो पंचानन है, शेर है, केसरी है, तो वो महाकवि बाण है। तो बाण ने हर्षचरितम में क्या लिखा, उसको
अति संक्षेप में मैं यहां रखूंगा, जैसे कि मैंने सुबंधु के रचना के विषय में बहुत संक्षेप में रखा। तो वो ये है कि ये ऐतिहासिक कथा है। ऐतिहासिक कथा में इन्होंने अलौकिक सौंदर्य का और अलौकिक घटनाओं को लिखने की कोशिश की है। और वो कुछ इस तरह से है कि यशोमती थी। यशोमती का वो स्वप्न में उस देखती है, और वह क्या देखती है कि सूर्य से 3 गर्भ उसके पेट में आ रहा है। ये कुछ इस तरह से जैसे कि आप महाभारत में देखते हैं, सूर्य मंडल के द्वारा यशोमती के अंदर पेट में गर्भ आया, ये कहानी का विधान है। और उसके बाद वो जो 3 गर्भ थे, 3 शिशु पैदा हुए। एक हुआ राज्यवर्धन, एक हुआ हर्षवर्धन, और एक है राज्यश्री। तो राज्यवर्धन, हर्षवर्धन आदि के पिता का नाम क्या है? प्रभाकर वर्धन। मां का नाम मैंने अभी बताया, यशोमती। कुछ समय बाद ये जब बड़े हुए और उसके बाद राज्यवर्धन और हर्षवर्धन राज्य के लिए, राज्य के विस्तार में लगे हुए थे। राज्यवर्धन युद्ध कर रहे थे हूनों के साथ, और हूनों के साथ युद्ध करके जब लौटे तो उनको पता चला कि प्रभाकर वर्धन बहुत अधिक बीमार है, अस्वस्थ है। वो वापस अपनी राजधानी लौट गए। और उसके बाद कुछ दिनों बाद हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों के बाद प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। राज्यश्री उनकी बहन थी। राज्यश्री का विवाह उन्होंने कर दिया, और विवाह जिससे भी किया वह वर्मा। वो जो है वर्मा था, और वर्मा जो है मालव राज से युद्ध करते हुए मारा गया। वर्मा से मतलब है ग्रह वर्मा। ग्रह वर्मा का मालव राज से युद्ध में पतन हो गया, वो हार गए। और उसके बाद राज्यश्री विंध्याटवी की तरफ चली जाती है और वहां पर आत्महत्या करने की कोशिश करती है। राज्यवर्धन भी मालव राज से बदला लेने के लिए पहुंचते हैं, मालव राज को हराते हैं, और उसके बाद उसको छल से बंग देश के लोगों ने, गौड़ देश के लोगों ने उनको मार दिया। हर्षवर्धन ने विंध्याटवी में जाकर राज्यश्री को बचाया, और उसके बाद हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठे। उनके राज्य का नाम था स्थान विश्वर। आज के दौर में कहते हैं थानेश्वर, तात्पर्य है कुरुक्षेत्र, हरियाणा। तो ये इस कहानी में एक घटना है, या इस कहानी को इस तरह से प्रयोग किया गया है। यद्यपि बाणभट्ट ने इस कहानी को पूरा नहीं लिखा है, फिर भी इसमें बहुत कुछ लिखा है, जिससे कि यह पता चल सके कि वो कैसे थे, कहां थे, किनके शागिर्द में रहते रहे। अब मैं थोड़ा सा आपको बाणभट्ट की दूसरी रचना जो कथा थी कादंबरी भी उन्होंने पूर्ण नहीं किया, बल्कि उनके पुत्र ने उसको पूर्ण किया। तो मैं उसके सामने, उस चरित्र को भी मैं आपके सामने यहाँ रख रहा हूं, और मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आपके सामने सबसे पहले एक शब्द प्रयोग किया था, अतिद्वयी बृहत कथा। और बृहत कथा के कथा से एक कथा उठाई प्राकृत भाषा से, और उसको संस्कृत रूपांतरण किया। इसमें 3 जन्मों की कहानी है। किस तरह से 3 जन्मों की कहानी है? तारापीड़ है, उसके पुत्र चंद्रापीड़ अपने मित्र के साथ, वैशंपायन के साथ बात करते हैं,
और जाबाली आश्रम चले जाते हैं। यदि हम जाबाली आश्रम की चर्चा करें तो उससे पहले हम यहाँ पर यह बताना चाहेंगे कि राजा शुद्रक थे और राजा शुद्रक के राज्य में एक लड़की एक आदमी की तरह से बोलते हुए तोते को पकड़कर लाती है और उसके बाद वह तोता अपने पूर्व जन्मों की कहानी जाबाली के आश्रम में सुनाना शुरू करती है। कथा जबरदस्त है, रोचक है। और उसके बाद जो है वह कथा वहां पर बताती है, वहीं पर वही लड़की बाद में बताती है कि मैं ही ये जो शुक है वैशंपायन था और मैं इसमें जो एक पात्र है पुंडरीक उसकी मां हूं। जहां वो कहानी सुनाती है, कहानी चलती चली जाती है, कहानी का विस्तार होता है। यहाँ पर भी विंध्याटवी का वर्णन है कि तारापीड़ विलासवती दोनों पति पत्नी को सूचना मिलती है चंद्रापीड़ गुजर गए। तो जब चंद्रापीड़ गुजर गए, चंद्रापीड़ का जो मित्र था वैशंपायन, तो मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि महाश्वेता से उसे पता चलता है कि कादम्बरी नाम की महारानी है और कादम्बरी से मिलने के लिए जाता है। कादम्बरी से उसे प्यार हो जाता है और महाश्वेता से वैशंपायन को प्यार हो जाता है। वैशंपायन इतना ज्यादा प्यार करता है कि उससे दुखी होकर के महाश्वेता ने उसे शाप दिया और वह तोता बन गया। उसके शाप देने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई और अगले जन्म में तोता के रूप में आया। तो वैशंपायन के शोक में चंद्रापीड़ शोक संतप्त हो जाते हैं और शोक संतप्त होने के बाद वे भी प्राण त्याग देते हैं। इसके विषय में जानकारी चंद्रापीड़ को मिलती है, तारापीड़ को मिलती है। तारापीड़ अपनी पत्नी के साथ विलासवती के साथ बहुत दुखी होते हैं। इस तरह से ये कथा कुछ चलती है और अंत होती है। वही कथा है, शुरुआत जैसे किया था वहां पर अंत करते हैं। इसको पूर्ण नहीं किया कादम्बरी को महाकवि बाण भट्ट ने और इसके पुत्र ने पुलिंद भट्ट ने इसे पूरा किया है। तो हर चरित्र के माध्यम से उन्होंने बहुत खूबसूरत ढंग से उन्होंने चित्रण किया है, प्रस्तुति दी है। हर्ष चरितम है क्या, और उसके बाद उसको यही कहेंगे केवलोपि स्फुरन बाणः करोति विदमादान कवीन किम पुनः कलृप्त संधान पुलंध्रीकृत सन्निधि। ये चीजें हैं कि इससे पता चलता है कि इसकी रचना को हमने किस तरह से अंत किया। और उसके बाद बाण भट्ट की शैली और इसकी शैली और आगे तीनों की शैली को हम एक साथ उद्धृत करेंगे। यानी कि बाण भट्ट की जो शैली है, बाण भट्ट की शैली पांचाली शैली है, सुबंधु की शैली थी गौड़िया शैली थी, और दंडी की जो शैली होगी वह शैली वैदर्भी शैली होगी, वह विदर्भ का भी था। और इस तरह से यदि आप शुकनाशोपदेश पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्या खूबसूरती से छोटे छोटे श्लोकों के छोटे छोटे वचनों के माध्यम से भी वे किस तरह से लोगों को विदग्ध करते हैं, साहित्य का श्लेष का प्रयोग करते हैं। और हम यही कहना चाहेंगे, श्रीहर्ष चरितारब्धा अद्भुता कादम्बरी कथा बाणस्य वारनार्ये व स्वच्छंदा भ्रमति क्षितम। इसने वारनारी का प्रयोग किया है। कादम्बरी सहोदर्या सुधयैव वैबुधे हृदि हर्षाख्यायिका ख्यातिम बाणो लब्धिर इव लब्धवान। तात्पर्य क्या है कि बाण ने जो उपलब्धि प्राप्त की है वह एक सुधा की तरह से प्राप्ति की है, एक अमृत की तरह से प्राप्ति की है। बाण ने अमृत का विस्तार किया है। तो मैंने आपके सामने बाण की जैसे चर्चा की, तो अब मैं थोड़ी सी चर्चा दंडी की करूंगा, क्योंकि हमने दंडी भी लिखा है।
दंडी के विषय में हम क्या कह सकते हैं? दंडी स्वयं इतना प्रसिद्ध है, तो यही कहा गया है, जाते जगति वाल्मीकि कवि, जाते जगति वाल्मीकौ कबीर इत्याभिधानवत्, कवि इति ततो व्यासो कवयस्त्वयि दंडिनः। आपको मैं आपके सामने इस श्लोक को लिखता हूं। जाते जगति कबीर इत्याभिधा कवि इति ततो व्यासे कवयस्त्वयि दंडिनी। इस श्लोक के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं और कवि की क्या प्रशंसा है, उस चीज को देखिए। कवि की कितनी जबरदस्त प्रशंसा है। हम रूप चलाते हैं, कवि ही कवि कवयः। तात्पर्य क्या है? जब आप कवि कहते हैं तो वाल्मीकि को याद करते हैं, और जब आप कवि कहते हैं तो यहां इसका मतलब है वाल्मीकि प्लस महर्षि वेदव्यास। यदि हम कवयः कहेंगे तो किनको लेंगे? कवि एक है, जब दो कवि की चर्चा करेंगे तो ये दोनों आएंगे, कवि कहेंगे तो ये आएगा, और जब कवयः कहेंगे तो तीन आएंगे। और वो तीन कौन से हैं? वाल्मीकि, व्यास और दंडी। कवि है तो दंडी है, यानी कि दंडी ने अपना स्थान तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया। जितने भी कवि हैं उन कवियों में यदि प्रयोग करेंगे तो संसार में तीन ही कवि हुए हैं, एक वाल्मीकि हुए, एक व्यास हुए, एक दंडी हुए। यही कहने का तात्पर्य है, और इसी चीज के माध्यम से ये बताने की कोशिश है कि कवि की, दंडी की कितनी ख्याति थी, कितनी प्रसिद्धि थी। इस श्लोक के माध्यम से ये पता चलता है। अब जब हमारे सामने कवि के विषय में, दंडी के विषय में इतनी चीजों की जानकारी मिलती है, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि दंडी के विषय में और भी कुछ चीजों के विषय में हमें ख्याति मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है। और वो ये है कि एक स्थान पर ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि कवि सम्मेलन हो रहा था, और कवि सम्मेलन जब हो रहा था, कवि ने, महाकवि दंडी ने श्लोक पाठ करना शुरू किया, तो स्वयं मां सरस्वती वहां पधारी और आकर के कहती है, कबीर दंडी, कबीर दंडी, कबीर दंडी न संशय। इसमें कोई भी संशय नहीं है कि ये कवि हो तो दंडी हो। उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम। हम दंडी के अंदर पद लालित्य ढूंढते हैं, मागे संति त्रयो गुना, तो हम दंडी के अंदर पद लालित्य ढूंढते हैं। और इसके अलावा हम दंडी के विषय में क्या खास सिद्धि देखते हैं, तो दंडी के विषय में हम एक चीज और ये चीज देख रहे हैं, त्रयोग्नयः, कि धरती पर तीन तरह की अग्नियां हैं। त्रयोग्नयः, तीन अग्नियां हैं। कौन सी तीन अग्नियां हैं? गार्हपत्याग्नि और जातवेदाग्नि और नचिकेताग्नि, तीन अग्नियां हैं। गार्हपत्याग्नि गृहस्थ में प्रयोग होने वाला आग, जातवेदाग्नि यज्ञ में प्रयोग होने वाला आग, और यमाग्नि या नचिकेताग्नि ये मृत्यु के लिए तैयार करने वाला, वैराग्य पैदा करने वाला आग।
3 अग्नि प्रसिद्ध है। यदि हम लौकिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वह ये कहलाएगा बड़वाग्नि बड़वानल, दावाग्नि दावानल, जठराग्नि जठरानल यानी कि समुद्र में होने वाली आग, पेट में होने वाली आग, जंगल में होने वाली आग। त्रयोग्नयः 3 अग्नियां हैं। त्रयो देवाः 3 देव हैं। तो 3 देव क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश। त्रयो वेदाः 3 वेद हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। और त्रयो गुणाः 3 गुण हैं, सत्व रज तम। जिस तरह से ये 3 चीज प्रसिद्ध है, ठीक उसी तरह से त्रैदंडी प्रबंधाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुता। दंडी के 3 प्रबंध हैं और वो तीनों लोक में विस्तृत हैं, तीनों लोक में ख्याति प्राप्त है। तो दंडी के 3 काव्य कौन से हैं? 3 दंडी के 3 क्या चीजें रचना है? तो हम ये कहेंगे दंडी की रचना नंबर 1 10 कुमार चरितम, नंबर 2 अवंती सुंदरी कथा, और नंबर 3 काव्यादर्श। ये जगत में प्रसिद्ध है, दंडी की प्रसिद्धि यही है। तो आपके विषय में आपको ये जानकर कितना प्रसन्नता होगी कि दंडी के विषय में लोक में क्या प्रसिद्धि है, लोक में क्या ख्याति है। तो दंडी की प्रसिद्धि 10 कुमार चरितम है, अवंती सुंदरी कथा है और काव्यादर्श है। जहां आपने इस चीज को देखा तो आपको यह भी जानना पड़ेगा कि दंडी थे कौन, कहां से पैदा हुए थे, किस भूमि पर पैदा हुए। तो हमें यह मिलता है कि गुजरात के आनंदपुर में इनके पूर्वज रहते थे। आनंदपुर से इनके पूर्वज आगे नासिक की तरफ बढ़ गए और नासिक में वे अचलपुर में जाकर रहने लगे। और अचलपुर से उनके पूर्वज यानी उसके दादा या पिता आगे बढ़े और वो चालुक्य वंश के राज दरबार में जा पधारे। उसका नाम था विष्णुवर्धन, चालुक्यों का। तो ये है, इनके माध्यम से आप काल निर्णय कर सकते हैं। आप अधिकतम ये कह सकते हैं कि 700 ईसा पूर्व, 700 ईस्वी। क्यों कि हम ये कहते हैं महाकवि भारवी हुए 550 में। महाकवि भारवी के मित्र थे दामोदर, और दामोदर का जो पुत्र था उसका नाम वीरदत्त। एक नाम वीरदत्त मिलता है और एक और भी नाम मिलता है, वह नाम तो जैसे कि मैंने आपके सामने ये कहा कि वीरदत्त था और वीरदत्त का पुत्र था ये वीरदत्त था। इसी वीरदत्त को मनोहर भी कहा गया है अनेक स्थान पर। तात्पर्य क्या है कि भारवी का दादा, भारवी का मित्र और दामोदर का पुत्र वीरदत्त, वीरदत्त का पुत्र दंडी। इनकी पत्नी का नाम था गौरी। इनकी पत्नी से मतलब है दंडी के पिता का, दंडी की मां का नाम गौरी।
ये चालुक्य वंश तक, विष्णुवर्धन तक लेकर आए। नरहरि वंश के माध्यम से 688 से हमें ये पता चलता है इन चीजों को। और उसके बाद स्थिति ये आई कि कुछ दिनों के बाद वहां पर चालुक्यों पर हमला किया, और हमला करने के बाद उनको वहां से छोड़ करके भागना पड़ा। जब वे भागे और उसके बाद फिर दोबारा वहां पर आकर के बसे। ये कहानी है। बचपन में इनकी भी माता का देहांत तो हो गया था और इनको कांचीपुरम में इनका पालन पोषण किया गया। तो ये 10 कुमार चरितम की कथा वस्तु से पहले मैं आपके सामने ये जो चीज बता रहा हूं, इतनी चीजें आपके सामने रखी। अब मैं 10 कुमार चरितम ये 3 हिस्से में बटा हुआ है। 10 कुमार चरितम ये 3 हिस्से में बटा है। पूर्व पीठिका 5 उच्छ्वास में, मध्य भाग 8 उच्छ्वास में, उत्तर पीठिका उपसंहार। हमें यहाँ पर जो कथा मिलती है, मगध प्रदेश से कथा मिलती है। राजहंस है और राजहंस के ऊपर मालव नरेश मानसार हमला करता है और हमला करने के बाद राजहंस को हरा देता है। राजहंस अपने कुछ मंत्रियों के साथ, अपनी पत्नी के साथ विंध्याटवी में चले जाते हैं और वहां पर छिपते हुए रहते हैं बहुत दिनों तक। वहीं पर राजवाहन की पत्नी वसुमती से राजहंस की पत्नी वसुमती से राजवाहन की उत्पत्ति होती है। राजवाहन के अन्य 9 मित्र हैं, वे भी राजहंस के मंत्री पुत्र हैं और वे भी उनके साथ ही रहते हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा भी सब साथ में ही होती है। और उसके बाद एक दिन वे योजना के अनुसार सभी दिशाओं में चले जाते हैं कि हमें कुछ प्रयोग करना है, प्रयोग धर्मी की तरह से, और 10 दिशाओं में निकल जाते हैं और कहते हैं कि आने के बाद हम आपस में एक दूसरे को कथा सुनाएंगे कि किस तरह से हमने अपने जीवन को व्यतीत किया इन दिनों में। इसमें आपके सामने यह भी स्थिति मिलेगी कि वह जो 10 कुमार हैं वे लौट कर आते हैं, राजवाहन को कथा भी सुनाते हैं। ये सारी चीजें चलती चली जाती है उस कथा में। ऐसी चीजें हैं जिसको कि हम ये कह सकते हैं कि कथानक में दंडी कहीं पर आपको कापालिक से युद्ध करते हुए से दिखाई देंगे, कभी ब्रह्म राक्षस से प्रश्न पूछते हुए दिखाई देंगे, कहीं अन्य चीजों को देखेंगे जिसके माध्यम से वे समाज के विद्रूप चेहरे को सबके सामने उजागर करते हैं। जैसे कि मालती माधवम में उजागर किया गया है, मृच्छ कटिकम में लोगों के धूर्तपने को इसने उजागर किया है। ठीक यहाँ पर भी अनेक तरह के प्रश्नों को उजागर किया गया है, अनेक तरह के स्थिति को लोगों के सामने रखा गया है। और स्थिति कुछ इस तरह से है कि समाज में जितनी भी तरह की गंदगी है उन सब चीजों को प्रस्थापित किया है। यहाँ पर नायक जो है वे नायक स्त्री वेश में रहते हैं और अपनी पत्नी से वो नायिका से मिलने चल देते हैं। यह स्थिति ये भी है कि हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने अनेक तरह के लोगों को धूर्त, ठग, क्रूर, दुष्ट, अवैध प्रेम करने वाले, दुस्साहसी, प्रवंचना और क्रूरता से भरे हुए लोगों का जीवन मूल्यों का, उन चीजों को जब उन्होंने लिखा है तो यहाँ के इस पुस्तक को पढ़ने वाले विदेशी लेखकों ने कहा यह धूर्तों का रोमांस है। यदि हम इसके पंक्तियों को देखें कि किस तरह से उनके पंक्तियों में पद लालित्य दिखाई देता है तो यह लिखा हुआ मिलता है, तस्या नात्या सन्ने सलिल राशि सदृश कलहंस गण दलित नील दल संहति गलित किंचलत सकल सारस श्रेणी शिखर सरसीतर कानने कृत निश्चय स्थित। इस तरह से हमें यह मिलता है कि किस तरह से उन्होंने सुंदरता का वर्णन किया है, सौंदर्य का वर्णन किया है। और यदि हम इनके श्लेष को, अनुप्रास को देखें तो अनुप्रास कुछ इस आधार पर दिखाई देता है,
घन दर्प कंदर्प सौंदर्य सौंदर्य हृदय निर्वद्य रूपो भूपो बभूव कुमारा माराभिरामा रामाद्य पौरुषा रुषा भस्मीकृतारय रयोपहसित समीरणा रणाभियाने यानेन अभ्युदया संसराजानम आकर्षु तेषु जीवत्सु न ववर्षः वर्षाणि 12 निज निलय निलीन निशेष जने नितांत शीते निशीथे इति। और इन सब चीजों को देखने के बाद अनेक लेखक यही कहते हैं कि महाकवि दंडी अर्थमूला ही दंडी विशिष्ट कर्मारंभा, इस तरह से दंडी की विशेषताओं को आपके सामने उजागर करते हैं। अब मैं आपके सामने अनेक तरह के काव्यों को, जो गद्य में प्रयुक्त काव्य हैं, उन काव्यों से परिचय कराते चलता हूं। मूल था कि हमारे 3 कवि थे, सुबंधु, बाणभट्ट और दंडी, और इनका हल्का परिचय मैंने आपके सामने रखा। और बहुत सारी कृतियां हैं, उन कृतियों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। उन कृतियों को देखिए। तो मैंने आपके सामने क्रम के हिसाब से रखा, क्रम, कवि, काव्य, काल और अन्य रचनाएं यदि उनकी है तो हम उसके बाद 10वीं शताब्दी से शुरू करते हैं। धनपाल की तिलक मंजरी है, 1030 ईस्वी में 9 अन्य रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त वादिव सिंह, इनका गद्य चिंतामणि है, 11वीं शताब्दी में हुए। बाणभट्ट है, ये वेम भूपाल चरित्र लिखते हैं, 1450 में। 5 अन्य रचनाएं भी हैं। सकल विद्या कीर्ति है, गद्य कर्णामृतम है, 1556 में हुए हैं। इसने 90 दिन के युद्ध का जब एक विवरण प्रस्तुत किया है। आहोबिल नरसिंह है, अभिनव कादंबरी लिखते हैं 1795 में। रंगनाथ मिश्र है, गुण मंदार मंजरी 1650 में लिखते हैं। श्री कृष्ण शर्मा है, मंदारमती लिखते हैं 1926 में। विश्वेश्वर पांडे भी एक प्रसिद्ध रचनाकार के तौर पर उसके बाद उभरे, मंदार मंजरी इनकी रचना है। श्री शैल दीक्षित तिरुमलाचार्य, ये श्री कृष्णाभ्युदय लिखते हैं, 1809 से 1887 इनका समय है। और पंडित अंबिका दत्त व्यास, जिसकी रचना है शिवराज विजयम, और 1898 में लिखा है इन्होंने, और 78 इनकी अन्य रचनाएं हैं। प्राचीन कवियों में एक सोढल है जो उदय सुंदरी कथा लिखते हैं 8 उच्छ्वास में। इसके बाद अति आधुनिक है पंडिता क्षमा राव, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा और ग्राम ज्योति। इस तरह से ये रचनाएं हमारे सामने गद्य के तौर पर उपलब्ध है। और गद्य रचना, पद्य रचना आपके सामने रखने के बाद गद्य के साथ एक पक्ष है चंपू, और मैं आपको चंपू से भी परिचय कराऊंगा। तो उस चंपू का परिचय देखिए। तो मैंने आपके सामने ये चर्चा की कि चंपू काव्य में भी गद्य और पद्य का मिश्रण होता है। इसलिए मैंने कहा गद्य पद्यमयम काव्यम चंपू इत्याभिधीयते। तो चंपू की परिभाषा इस तरह से दी गई है कि गद्य और पद्यमय काव्यों का मिश्रण ही चंपू कहलाता है। और तो चंपू के लिए हम दूसरे शब्दों में और चंपू की क्या परिभाषा दे सकते हैं, वो ये है गद्य पद्यमय से युक्त, सांका अंकों से युक्त, सुच्छ्वास उच्छ्वासों से युक्त, कवि गुम्फिता कवियों के द्वारा खूबसूरत शब्दावली के साथ गुम्फन, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों से और श्लेष अनुप्रास का बहुत अधिक प्रयोग के साथ प्रयोग किया गया है। उक्ति प्रत्युक्ति विस्कंभक शून्य, जिसमें उक्ति नहीं हो, प्रत्युक्ति नहीं हो और संवाद आदि नहीं हो, ऐसे युक्त चंपू के उदाहरण दिए जाते हैं। और क्या कह सकते हैं, गद्यानुबंध रस मिश्रित पद्य सुक्ति। गद्य के अंदर भी यदि रसमय पंक्तियां हैं, रसमय पंक्तियों से मिश्रित है, तो वो पद्य को और भी ज्यादा बढ़ाती है, शक्तिशाली बनाती है। इद्या ही वादक लया कलिते व गीति, जैसे कि वाद्य यंत्र कविता की शक्ति को बढ़ाती है और गीत को तैयार करती है, गीत को मधुर बनाने में सहायक होती है।
तो इस तरह से जो है बहुत सारे चंपू काव्य है, लगभग 250 चंपू काव्य है। लेकिन मैं यहाँ आपके सामने कुछ चंपुओं का उदाहरण दे रहा हूं, उन चंपुओं को देखो। तो मैं चंपू काव्य में किन किन चंपुओं की चर्चा कर रहे हैं या इतिहास में कौन कौन सी चंपू मिलती है, उनका मैं क्रम के साथ नाम दे रहा हूं। त्रिविक्रम भट्ट है, 2 चंपू इनके उपलब्ध है, नल चंपू और मदालसा चंपू। ये 915 ईस्वी के पैदा 915 ईस्वी में थे। तीसरे नंबर पर है सोमप्रभ सूरी यशस तिलक चंपू है, 8 उच्छ्वास में 995 ईस्वी में हुए अरिकेसरी तृतीय के शासन में। और हरिश्चंद्र है जिसका है जीवनधर चंपू, 11 लंबक में है, 10वीं शताब्दी में हुए। राजा भोज हुए हैं, रामायण चंपू है, 1050 से 1054 ईस्वी में लिखा गया। 6 नंबर पर अनंत भट्ट है, भरत चंपू है, 12 स्तबक है, 1041 पद्य है, 15वीं शताब्दी में लिखा गया। तिरुमलंबा वरदाम्बिका चंपू है और 1529 से 1542 के बीच में लिखा गया। कर्णपुर है, आनंद वृंदावन चंपू है, 22 स्तबक है। शेष श्री कृष्ण पारिजात हरणम है और वेंकटध्वरी के 4 चंपू उपलब्ध है। विश्व गुणादर्श चंपू, वरदाभ्युदय चंपू, उत्तर चंपू, श्रीनिवास विलास चंपू, ये 17वीं शताब्दी में हुए। इसके अतिरिक्त 11वें नंबर पर मैंने लिखा नीलकंठ दीक्षित का नीलकंठ विजयम, और इससे आगे 3-4 चंपू और मैं लिख रहा हूं। तो आगे देखते हैं 12 नंबर पर मित्र मिश्र आनंद कंद चंपू, और ये 1605 से 1627 ईस्वी में लिखा गया। जीव गोस्वामी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, गोपाल चंपू है, 16वीं शताब्दी में। रघुनंदन त्रिपाठी है, हरिहर चरित चंपू है, 1937 ईस्वी में। सदाशिव शास्त्री मुसल गांवकर सिंधे विलास चंपू लिखते हैं 1929 में। पंडित जयकृष्ण मिश्र है और इनकी 2 रचनाएं हैं, बृहत्तम चंपू और मातृ मुक्ति मुक्तावली, ये 20वीं शताब्दी के लेखक हैं। इस तरह से हमने चंपू काव्य से आपका परिचय कराया, और चंपू काव्य के परिचय के साथ साथ मेरा उद्देश्य है कि ये केवल आज के लिए ही नहीं है, अपितु आने वाले समय में भी किसी तरह की कोई भी प्रतियोगितात्मक परीक्षा में जाते हैं, आपके सामने चंपुओं की चर्चा होती है तो चंपू के इतिहास को देख सकते हैं संक्षेप में। गद्य की चर्चा होती तो गद्य के इतिहास को संक्षेप में देख सकते हैं, पद्य की चर्चा होती तो पद्य के इतिहास को देख सकते हैं, और नाटक की चर्चा होती तो नाटक के इतिहास को देख सकते हैं। और इन वीडियो के माध्यम से आप अपना और अपने साथियों का भी ज्ञानवर्धन करा सकते हैं। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को भी जानकारी दीजिए कि इस तरह से हम अपने ज्ञान को विस्तार कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।